नमस्कार, मैं त्रिपुरारी मिश्रा। आप देख रहे हैं देवभूमि न्यूज़। हमारे साथ इसमें उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। सरकार बने हुए 9 महीने से ऊपर हो गया। सरकार का क्या कुछ काम चल रहा है, क्या कुछ आगे चलने वाला है, इसी पे सीधे बात करने के लिए हमारे साथ इसमें मौजूद हैं उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष भट्ट जी। सर, पहले तो आपका देवभूमि न्यूज़ में स्वागत है। सर, नमस्कार सरकार को बने 9 महीने हो गए। 9 महीने में बहुत सारे यहाँ पे प्रकरण भी हुए हैं। इस 9 महीने के कार्यकाल को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, 9 महीने का जो कार्यकाल है, आखिर उत्तराखंड के अंदर जिन विषयों को लेकर लंबे समय तक केवल चर्चाएँ होती थी, उनके समाधान के विषय निकल कर नहीं आते थे, ना उसका रिजल्ट आते थे। आज मैं कह सकता हूँ कि हमारी सरकार में पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उन विषयों को विकल्प मुक्त किया है। ख़ास तौर पर अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें, तो केवल चर्चा का विषय था। ट्रिपल एससी का विषय जब निकल कर आया, तो लोगों को ये लग रहा था आज बात आई, कल चली जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से कड़ी कार्रवाई की गई, अरेस्टिंग की गई, आज भी लोग जेलों के अंदर हैं और एक नज़ीर पेश की गई जिन जिन वरिष्ठ अधिकारियों पर कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि ऐसे लोगों को सज़ा मिल सकती है, वो सज़ा सरकार द्वारा दी गई है। लोग सलाखों के अंदर है और मैं कह सकता हूँ कि एक ऐसा एक प्रकार से उन पर कार्रवाई जो की गई, वो अपने आप में एक नज़ीर है और भविष्य के अंदर इस प्रकार की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। इसके साथ साथ सरकारी नियुक्तियाँ हों, सरकारी नियुक्तियों में पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए व्यापक कानून बनने जा रहा है और बहुत जल्दी जब वो कानून को हम लोग समझेंगे, तो मैं कह सकता हूँ ये बहुत एक यहाँ की, क्योंकि देवभूमि का जो छात्र है, यहाँ का जो युवा साथी है, वो लगन और मेहनत से आगे बढ़ना चाहता है। पूरे देश के अंदर हमारी एक छवि भी बनी हुई है। आखिरकार देश के सभी वरिष्ठ स्थानों पर हमारे उत्तराखंड के लोग विराजमान हैं, तो वो छवि बनी रहे और वो प्रतिभाएं यथावत उत्तराखंड के अंदर दिखाई दें, इसके लिए पुष्कर सिंह धामी जी की अच्छी पहल है, एक अच्छा मैसेज रूप में गया है। इसके साथ साथ उत्तराखंड राज्य बहनों के बल पर बना है। लंबे समय से डिमांड थी कि बहनों को सरकारी नौकरियों में उत्तराखंड की में 30% का आरक्षण मिले और मुझे कहते हुए खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिशा में एक पहल की है। सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, बाद में कानून लेकर आए, तो एक अच्छा मैसेज इस रूप में कि सीमित नौकरियों में भी बहनों को प्रतिनिधित्व मिले, एक बहुत बड़ा कार्य हमारी सरकार द्वारा किया गया। उत्तराखंड देवभूमि है, तो देवभूमि के अंदर देवभूमि का स्वरूप बना रहे। जबरन धर्मांतरण यहाँ का एक नेचर तो बन गया था और बड़ी संख्या में ये घटनाएं पिछले दिनों देखने को मिली। तो जबरन धर्मांतरण के लिए भी कठोर कानून बना है और स्वाभाविक रूप से ये कानून, मैं कह सकता हूँ कि हमारे देवभूमि के लिए बहुत आवश्यक कानून के रूप में है, क्योंकि जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, लालच देकर धर्म परिवर्तन करने का प्रयास होता है, उसका विरोध देवभूमि से ही संभव था और मैं कहता हूँ धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी इस प्रकार के कानून बनेंगे। सर, लंबे समय से मांग चल रही है लोकायुक्ति और भू कानून की, जिसके लिए लगातार लोग धरने भी दिए हैं, लगातार लोग सचिवालय कूच भी किए हैं। इसके लिए आपकी सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, भू कानून एक व्यापक विषय है और क्योंकि हमारा उत्तराखंड का भूखंड कम है, फॉरेस्ट लैंड बहुत ज़्यादा होती है, सीमित भूखंड है, लेकिन हमारे लिए उद्योग भी आवश्यक है। तो उद्यमी भी आते हैं तो उनको भूमि की आवश्यकता भी रहती है, लेकिन हमारा उत्तराखंड का स्वरूप बना रहे, उस विषय को लेकर भी हम लोगों के कानून बहुत जल्दी सबके सम्मुख होगा कि आखिरकार किस उद्देश्य के लिए भूमि ली जा रही है, वो एक पक्ष है। और उत्तराखंड का जो हिमालयी क्षेत्र का जो पक्ष है वो अलग है, मैदानी पक्ष अलग है, आपके बीच की श्रृंखला अलग है। उसके लिए अलग अलग रूप के कानून के रूप में हम समाहित करेंगे और विकास भी ना रुके और भूखंड के अंदर इस प्रकार के आक्रांता भी ना आए, क्योंकि आखिरकार रोजगार यहाँ के लोगों को भी चाहिए, होटल यहाँ के लोगों की बने, इस दिशा में सबके प्रयास है। इसी दिशा में प्रयास क्यों किया गया, क्योंकि आखिरकार जब रोजगार नहीं होता है तो व्यक्ति अपनी भूमि बेचना प्रारंभ करता है। तो चाहे वो अपने होम स्टे का विषय हो, उस विषय को बढ़ा है, यात्रा बढ़ी है, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने, चाहे ऑल वेदर के माध्यम से आप भविष्य में रेल आ जाएगी और इस बार तो यात्रा का एक रिकॉर्ड टूटा है, तो बड़ी संख्या में यात्री आएगा, तो यहाँ के उद्यमी को, यहाँ के युवा को भी स्वरोजगार मिलने के अवसर प्राप्त होंगे। तो खास होटल उद्योग है, आपका जो है टूरिज्म उद्योग है, उस सब में हमको लाभ मिलेगा। सर, जहाँ तक ये देखा जाए तो विपक्ष का ये आरोप है कि उत्तराखंड में कहीं न कहीं नशे का कारोबार बढ़ा है, क्योंकि ये मामला विधानसभा के पटल पे भी उठाया गया था कि उत्तराखंड में कहीं न कहीं नशे का कारोबार भी बढ़ा है और कहीं न कहीं जो कानून व्यवस्था है
वो पहले की तरह अब नहीं रह गई। तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि विपक्ष का ये आरोप था, बहुत बड़ा आरोप विपक्ष लगा रहा है कि कानून जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं अपने आप में ध्वस्त हुई है। क्योंकि इसके बारे में बताएं आप थोड़ा। देखिए, सीमावर्ती हमारा राज्य है, खासकर नेपाल से लगा हुआ है, उधर तिब्बत से लगा हुआ है। ये विषय अनेकों बार आते हैं, लेकिन जितने भी विषय निकल कर आए, लोगों की अरेस्टिंग हुई है, लोग जेलों के अंदर बंद हैं, और इसका कड़ा कानून और खासतौर पर उसकी समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। अनेकों सीमावर्ती जो पुलिस विभाग के अधिकारी हैं, उनको स्पष्ट निर्देश भी दिए गए, इस प्रकार की अगर चीज़ें कहीं मिलती है या इस प्रकार का जो नस्ल से जुड़े हुए लोग हैं, उनको बख्शा ना जाए। उनको सब, कई लोग आज जेलों के अंदर भी हैं, लेकिन उस दिशा में भी एक अच्छा कड़ा कानून इस राज्य में बने कि हम इसको पंजाब के दृष्टिकोण से नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो भी पाकिस्तान से लगा हुआ बॉर्डर के इलाका है। तो जो सीमावर्ती राज्य होते हैं, उनमें इस प्रकार की परिस्थितियाँ निर्माण होने की स्थिति बनती है। लेकिन पिछले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी समीक्षा जब बैठक करने के बाद बहुत कड़ाई से निर्देश दिए कि इस प्रकार का नशा मुक्त ये हमारा प्रदेश बने। इसके लिए व्यापक स्तर पर जन जागरण की भी आवश्यकता है, और सरकारी हिसाब से जो कार्रवाई हो सकती है वो भी करेंगे। सर अभी कुछ दिन पहले की बात है, उत्तराखंड के पूर्व 2 मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से एक बयान आता है जो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल होता है। एक तो पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी का ये कहना है कि यहाँ पे 30% करप्शन, बिना करप्शन दिए कोई काम नहीं होता है। और जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनका भी यही आरोप है। तो कहीं न कहीं सरकार के जो, जब पूर्व मुख्यमंत्री का ऐसा बयान आता है तो कहीं न कहीं जो जनता है उसके बीच में संदेश बहुत गलत जाता है। तो आपको क्या लगता है, मतलब ये बयान किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं कि आज के जो पोर्टल का युग है, उसमें बयान पोर्टल की इच्छा पे दिखाए जाते हैं और मंतव्य छुप जाता है। तो मैंने जब तीरथ जी से बात की, त्रिवेंद्र जी से बात की, तो हमारे वरिष्ठ नेता दोनों हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो मंतव्य अलग था। तो मंतव्य दिखाने का पोर्टल उसके लिए तैयार नहीं है, और हमने कहा है कि हमारे जो वरिष्ठ नेता है, मंतव्य को जब इस प्रकार के विषय किसी पोर्टल के माध्यम से चलते हैं, तो मंतव्य को स्पष्टीकरण देना चाहिए, खासतौर पर नेतृत्व को। ये ठीक है, मैं जानता हूँ जिस पोर्टल ने समाचार चला दिया होगा वो खंडन छपेगा नहीं, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व को, अपने प्रदेश के नेतृत्व को, विषय को, मंतव्य को बताए। तो मुझे बताते खुशी है कि त्रिवेंद्र जी से मेरी वार्ता हुई, तीरथ जी से मेरी वार्ता हुई। आखिर मंतव्य छुप जाते हैं आज के मीडिया के तकनीकी युग में। तो अब ये कोई नए विषय हमने जोड़ दिया है, ये ठीक है कि हम, हमारा निर्देश रहता है कि जब ऐसे कोई विषय होते हैं तो पार्टी प्लेटफॉर्म पे आप बात करते हैं। मुख्यमंत्री अपने, कहीं को भ्रष्टाचार का विषय है तो मुख्यमंत्री सीधा उनसे वार्ता जाएगी, तो इसकी संज्ञान उनको सरकार लेती है, ऐसे लोग बख्शे भी नहीं जाएंगे। लेकिन आज के पोर्टल के चैनल के युग में ये मंतव्य को छुपाने का जो काम हो रहा है, उस पर भी अब हम लोग राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, हम उस पर भी विषय नज़र रखते हैं। बिल्कुल। सर एक घटना होती है 24 नवंबर को, एक लड़का पहाड़ का आता है और वो, उसको, उसकी हत्या हो जाती है। उसे जो अरोड़ा थे, उन्होंने बेसबॉल से उसके सर पे हमला करते हैं, उस एडमिट होता है और आज उसकी डेथ हो जाती है। आप वहाँ खुद मौजूद थे। तो जो ये घटना हुई है कहीं न कहीं दर्शाता है कि किस प्रकार से यहाँ पे क्या चल रहा है। तो क्योंकि आप वहाँ खुद मौजूद थे, तो सर इस घटना को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, दुखद घटना है, क्योंकि मेरे क्षेत्र का विषय था द्विंग। हमारा जोशीमठ जो विकास खंड है, वो गांव का विद्यार्थी था, यहाँ पढ़ने के लिए आया हुआ था। ये ठीक है कि युवाओं में छोटे विषयों को लेकर तनातनी होती रहती होगी, ये भी सच है। लेकिन आज जब उसका देहांत हुआ तो कुछ कमियां नज़र आई। खास तौर पर वहाँ के जो चौकी इंचार्ज थे, उन्होंने जितने अरेस्टिंग करनी चाहिए अरेस्टिंग ना होकर 3 दिन बाद वो व्यक्ति स्वयं सरेंडर हुआ, और उसके बाद में उसकी ज़मानत मिली, और आज 302 का मुकदमा लगाना पड़ा। तो कार्रवाई दंडात्मक होगी, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि न्यायालय ऐसे प्रकार के लोगों को बख्शेगा नहीं। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये भी एक नज़ीर बनना चाहिए। आखिर युवा जो इस प्रकार की परिस्थितियाँ निर्माण कर देते हैं, उन पर एक सबक भी मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान ने आज उसका कांस्टेबल को, सॉरी, उस चौकी इंचार्ज को जो है सस्पेंड कर दिया है, और इसके साथ साथ ये मैसेज देने का भी काम किया है कि कैसे हम यहाँ की पुलिस को बताएं कि आखिरकार ऐसी कार्रवाइयों में किसी प्रकार की लापरवाही भी उचित नहीं है। उसी में अरेस्टिंग हो जाती तो ठीक है, वो द्वंद्व है, एक युद्ध है, लेकिन इस प्रकार से हत्या हो जाए, ये एक मैसेज ठीक नहीं जाता है। लेकिन कठोरतम कार्रवाई उसको सजा के रूप में मिले, जिससे भविष्य में इस प्रकार के जो युवा हैं, इस प्रकार जो है यूथ हैं, वो समझें कि हमको किस सीमा तक लड़ाई करनी है। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि अब 2023 में नगर निगम का चुनाव भी है।
और ये आपकी दूसरी परीक्षा है। अभी हरिद्वार का चुनाव हुआ था, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिला है। उसके बाद अभी 2023 में नगर निगम चुनाव है। तो इस चुनाव को आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या लगता है कि कांग्रेस भी टक्कर देगी? देखिए, सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हरिद्वार था। ये हम सबका कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि 6 के 6 विकास खंडों में कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिले। जिला पंचायत उपाध्यक्ष तो थे ही नहीं। तो इसका भी कारण है, कारण कि जनता को जब विकास दिखाई देता है तो जनता विकास की तरफ दौड़ती है। और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ये मैसेज नीचे तक गया है। और इसीलिए कांग्रेस पे चुनाव लड़ने के लिए लोग नहीं है। और मैं कह सकता हूँ नगर पालिका चुनाव होंगे, नगर निगम चुनाव होंगे, इसमें भी जब जनादेश हवा के रूप में दिखाई देगा, हमारे साथ खड़ा दिखाई देगा, तो कांग्रेस का नेता हमारे खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं जुटाएगा। और पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है, हम नगर पालिका नगर निगम भी अनेकों जगह निर्विरोध चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल सर, देवभूमि न्यूज़ से बात करने के लिए सर धन्यवाद। धन्यवाद।